हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस की हमारी वीडियो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। आज के इस वीडियो में हम 70वां टेस्ट लगाने वाले हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट क्रिएट करा आपके लिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस मॉक टेस्ट के अंदर 30+ स्कोर करते हो, विच मीन्स आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। 101% में लिख के दे सकता हूँ कि CBT 1 आपका क्लियर होगा, बट शर्त है कि इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको 30+ स्कोर करना है। देखो, 20 वीडियो की हमारी ये सीरीज है। 20 मॉक टेस्ट लगाएंगे हम एग्जाम से पहले। डेली सुबह 7:30 बजे एग्जाम तक हम ये मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। आपको एक भी मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है। हर एक मॉक टेस्ट आपको अपनी गलती बताएगा। सेल्फ एनालिसिस के थ्रू आप अपने स्कोर को लगभग 25 से 30% यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट लास्ट तक टिकेगा, मतलब लास्ट मॉक टेस्ट तक मेरे साथ जाएगा, 100% वो एग्जाम को क्रैक करेगा। देखिए, इससे पहले हम 16 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आप प्रीवियस मॉक टेस्ट को भी लगा सकते हैं। लास्ट में टेस्ट लगाने के बाद आपका स्कोर क्या रहता है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है इस टेस्ट को लगाने के लिए। पहले एक बार जल्दी से हम वो कवर कर लेते हैं, फिर हम टेस्ट की तरफ चलेंगे। पहला, सीरियस बनो। बिस्तर पर लेटे हो तो उठ जाओ। हमको बैठना है टेबल कुर्सी पर, ठीक है। कोई भी टाइम पास वीडियो नहीं होगा। तुम्हारा रियल प्रैक्टिस टेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से तुम प्रैक्टिस करोगे उसी तरीके से पेपर में परफॉर्मेंस होने वाली है। तो पहला चीज़ समझ में आ गया, हमको बिस्तर पर लेटे लेटे वीडियो नहीं देखना है। टेबल कुर्सी पकड़ लो, टेबल कुर्सी पर बैठकर हमको ये वीडियो कंप्लीट करना है, ये टेस्ट लगाना है। दूसरा रूल ये है कि 1 से 40 तक कॉपी के अंदर एक नंबरिंग कर लो। जो भी आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आपको यहाँ पर टिक करते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन अगर सही होता है तो टिक कर दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो गलत करना है, तीसरा क्वेश्चन सही हो रहा है तो सही करना है टिक हमको, ठीक है। लास्ट में हम पूरा स्कोर देखेंगे हमारा कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इसमें मैंने कुछ आपके लिए टारगेट भी रखा है। अगर आप 30+ स्कोर कर लेते हो, विच मीन्स NTPC CBT 1 आपका लगभग निकल ही गया है। अगर आपका स्कोर 25 से 30 के बीच में है तो आप बाउंड्री लाइन पर हो। थोड़ी सी मेहनत की आपको ज़रूरत है, तो जो गलती हो रही है उसको पहचानो और प्रैक्टिस करो। और 25 से अगर कम स्कोर आ रहा है आपका तो घबराना नहीं है, अभी भी समय है। अच्छे से रिवीजन करो। जो मैंने आपको 10,000 NTPC के 1 लाइनर दिए हैं उनको पढ़ो। यूट्यूब के ऊपर जो मेरी GS की मास्टर सीरीज चल रही है NTPC की, उसको फॉलो करो। आपका स्कोर 30+ हो जाएगा। तीसरा रूल है, एक बार में आपको पूरा टेस्ट लगाना है। टुकड़ों टुकड़ों में मत बांट देना इसको कि 10 क्वेश्चन तो हमने सुबह लगा लिए, 15 क्वेश्चन शाम को लगा लिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। जैसा एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, वैसे ही पूरा मॉक टेस्ट लगाना है, एक बार में, बिना रुके, बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ में। क्लियर? चौथा रूल है, आखिरी रूल, मैं हर एक क्वेश्चन को क्लियर पढ़ूंगा ऑप्शन के साथ में, फिर आपको 5 सेकेंड मिलेंगे। 5 सेकेंड में आपको अपना फाइनल आंसर डिसाइड करना है। उसके बाद में मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से न सिर्फ प्रैक्टिस होगी बल्कि हर सवाल के पीछे का आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, अगर इस पूरे टेस्ट का आपको बाद में प्रैक्टिस करना है तो जो 10,000 1 लाइनर मैंने GS के दिए हैं आपको NTPC के लिए, 29 रुपीज़ का पैकेज है वो। इसी पैकेज में ये 20 वीडियो टेस्ट आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर भी आप इस टेस्ट के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर अभी भी आपने 29 रुपीज़ वाला अगर वो GS का पैकेज नहीं लिया है 10,000 1 लाइनर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। इसमें कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर है, इसमें जाओगे, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी स्टार्ट करने से पहले। अब हम टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण होता है? काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल एनर्जी में बदल जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, या काइनेटिक एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका, काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। पत्थर को जब ऊपर फेंकते हैं तो शुरुआत में उसमें काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो चल रहा होता है। ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड घटती है और ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस वजह से बनती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल चेंज कैसे होता है? ऊपर जाते समय काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी में बदलती है, और नीचे आते समय पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की, यह किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी या एथलेटिक्स? तो वंदना कटारिया ने हॉकी से संन्यास की घोषणा करी है। वो भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं,
जिन्होंने 320 मैचों में लगभग 158 गोल किए हैं। उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत के ऐतिहासिक चौथे स्थान के प्रदर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वंदना कटारिया, हॉकी सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है? सेव प्लेनेट, सेव हेल्थ, हार्ट बीट, माई हेल्थ माई राइट, आर प्लेनेट, आर हेल्थ। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में इस दिवस की थीम थी माई हेल्थ माई राइट। सी आंसर यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू किए गए थे? 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम द्वारा संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम की नींव रखी गई। इसमें भारत को केंद्र और प्रांतों में विभाजित किया गया था। हालांकि यह संघ फेडरेशन पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया क्योंकि राज्य इसमें शामिल नहीं हुए एंड केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर बाय एक्ट ऑफ 1935 सी आंसर। भारत की सहायता से बनाया जा रहा अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? भूटान, म्यांमार, नेपाल या बांग्लादेश? तो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल में स्थित है। यह अरुण नदी पर शंखुवा सभा जिले में बनाई जा रही है। इसकी क्षमता 900 मेगावाट है। यह नेपाल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। इसे सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर नेपाल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है पूरब घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा पीक है। बी ऑप्शन है पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। तीसरा ऑप्शन है पश्चिम घाट में स्थल रुद्ध वर्षा होती है एंड चौथा ऑप्शन है पूर्वी घाट महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? बी वाला, पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। ये कथन पूरी तरीके से गलत है क्योंकि पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, घटती नहीं है। बाकी अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी, डोडा बेट्टा दक्षिण भारत में ही स्थित है। जिंदगढ़ पीक जो है वो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आपने अगर पढ़ा कि महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है तो वो कथन गलत है। महेंद्रगिरी ओडिशा में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1501 मीटर है। जबकि जिंदगढ़ जो है ये जो पीक है ये आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। ईस्टर्न घाट पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है। इससे पहले ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी माना जाता था क्योंकि पहले ईस्टर्न घाट की सबसे ज्यादा स्टडी ओडिशा तक सीमित थी, लेकिन बाद के सर्वे और ज्योग्राफिक मैपिंग से पता चला कि जिंदगढ़ पीक सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर बी आंसर सही होगा। अगला है सौरव कोठारी किस खेल से संबंधित हैं? बिलियर्ड्स, बैडमिंटन, टेनिस या एथलेटिक्स? तो सौरव कोठारी भारत के जाने माने बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं। 2025 में इन्होंने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में पंकज अडवाणी को हराकर ये खिताब जीता है और उसके बाद काफी सुर्खियों में रहे हैं। ये टूर्नामेंट आयरलैंड में आयोजित हुआ था। ध्यान रखिएगा किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स से। ए आंसर। बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? केमिकल टू लाइट एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल का रासायनिक ऊर्जा मतलब केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, केमिकल टू साउंड एनर्जी। तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है जिनसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होता है। यही फ्लो इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। इसलिए बैटरी में केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो बी आंसर। इंपीरियल टाइटल्स एक्ट किस वर्ष में पेश किया गया था? 1773, 1784, 1876 या 1833? तो इंपीरियल टाइटल एक्ट 1876 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके द्वारा क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया, भारत की सम्राज्ञी की उपाधि दी गई थी। बेसिकली इसे बेंजामिन की सरकार ने पेश किया था। इसके बाद 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में औपचारिक रूप से यह उपाधि दी गई। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। तो 1876 सी आंसर। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन ब्रह्मा या ऑपरेशन सहायता?
तो ऑपरेशन ब्रह्मा मार्च 2025 में म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने 55 टन राहत सामग्री भेजी, एनडीआरएफ टीमें भेजी एंड मेडिकल सहायता भी प्रोवाइड करी। ये ऑपरेशन भारत की नेबरहुड फर्स्ट और ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी का हिस्सा है। यहाँ पर ऑपरेशन ब्रह्मा सी आंसर करेक्ट है। अगला है, हाल ही में चर्चित माउंट कनलाउन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम या फिलीपींस। तो माउंट कनलाउन ज्वालामुखी फिलीपींस के निग्रोस आइलैंड पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी हाइट की बात करें तो 2465 मीटर ये इसकी हाइट है। 13 मई 2025 को इसमें शक्तिशाली विस्फोट देखने को मिला था, जिसमें 4000 मीटर ऊंचा राख का गुब्बारा उठता हुआ देखा गया, इसीलिए काफी ज्यादा सुर्खियों में है। कहां पर स्थित है ये? फिलीपींस में। वह अंग्रेज कौन था जो भारत आया, सेंट स्टीफन्स कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाया और बाद में दीनबंधु के नाम से जाना गया? ऑप्शन है CF एंड्रयूज, माइकल मधुसूदन दत्त, लॉर्ड रसेल या विलियम पिट। तो करेक्ट आंसर है इसका CF एंड्रयूज। एक अंग्रेज थे जो सेंट स्टीफन्स कॉलेज में दर्शन शास्त्र फिलोसफी पढ़ाने के लिए भारत आए थे। वे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के करीबी थे। उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और सामाजिक सुधार में भी सक्रिय भूमिका निभाई। भारतीयों के प्रति सहानुभूति और सहयोग के कारण उन्हें दीनबंधु यानी गरीबों का मित्र कहा गया। तो CF एंड्रयूज ए आंसर करेक्ट होगा। अगला है, वेबसाइट का होम पेज होता है, सबसे बड़ा पेज होता है, लार्जेस्ट पेज होता है, अंतिम पेज होता है, पहला पेज होता है या फिर सबसे रंगीन पेज होता है? तो होम पेज किसी भी वेबसाइट का मेन पेज होता है। यह वह फर्स्ट पेज होता है जो विजिटर को सबसे पहले दिखाई देता है। इसे कभी कभी हम इंडेक्स पेज भी कहते हैं। तो फर्स्ट पेज सी आंसर। चर्चा में रहा सी डोम डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित है? इजराइल, भारत, रूस या ईरान? तो सी डोम एक नेवल डिफेंस सिस्टम है जिसे इजराइल ने विकसित किया है। यह प्रसिद्ध आयरन डोम का एक समुद्री संस्करण है। इसका उद्देश्य समुद्र में मौजूद जो वॉरशिप्स हैं और नेवल एसेट्स हैं उनको रॉकेट्स, मिसाइल और ड्रोन जैसे हवाई हमलों से बचाना है। यह सिस्टम रडार, मिसाइल इंटरसेप्टर्स और एक मजबूत कमांड एंड कंट्रोल यूनिट से लेस है। इसे एक एक्टिव डिफेंस शील्ड भी माना जाता है जो समुद्री हमलों को प्रभावी ढंग से रोक सकता है। तो किस देश से संबंधित है? इजराइल से संबंधित है। अगला है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? कल्हण, हर्ष, बाणभट्ट या हरिसेन? तो राजतरंगिणी एक ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ है जिसे कल्हण ने 12वीं शताब्दी में संस्कृत में लिखा था। इसमें कश्मीर के प्राचीन राजाओं का क्रमवार विश्लेषण किया गया है। यह भारत का पहला व्यवस्थित हिस्टोरिकल रिकॉर्ड माना जाता है। तो कल्हण ए आंसर। क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांकों का सही क्रम क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये चार हमको कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, क्षारीय मृदा धातु की बात कर रहे हैं हम, अल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 में आते हैं, ये समूह 2 में। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, स्ट्रोंशियम का 38 एंड बेरियम का होता है 56। ये सभी धातुएं सॉफ्ट और प्रतिक्रियाशील होती हैं। तो सीक्वेंस क्या बनेगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो बी आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है, सही युग्म का मिलान करना है। कॉलम ए में हमको अधिनियम दे रखे हैं, एक्ट दे रखे हैं, कॉलम बी में प्रावधान दे रखा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात कर रहे हैं। तो इसके तहत द्वैध शासन जो था, डायरकी सिस्टम, वो लागू किया गया था। तो ए का हो गया हमारा, क्या हो गया? 3 हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें तो प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहां पर दी गई। तो प्रांतीय स्वायत्तता फर्स्ट नंबर। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 की बात करें तो कम्युनल इलेक्टोरेट्स की शुरुआत यहां पर हुई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन, तो ये हो गया 4 नंबर। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, पोर्टफोलियो सिस्टम यहां पर लागू किया गया। विभागीय प्रणाली, तो इसका हो गया 2 नंबर। एंड लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये ब्रिटिश क्राउन रूल यहां पर शुरू हुआ था। तो 5 नंबर। सीक्वेंस बना 3, 1, 4, 2 और 5। बी वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है, पालघाट दर्रा किस 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? अन्नामलाई और इलायची, नीलगिरी और अन्नामलाई,
पलानी और अन्नामलाई या नीलगिरी और इलायची? तो पालघाट दर्रा वेस्टर्न घाट में स्थित एक प्रमुख ज्योग्राफिकल गैप है। ये तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। ये नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स के बीच स्थित है। ये व्यापार और मौसम के लिए रणनीतिक मार्ग माना जाता है। तो बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रेटन वुड्स संस्थाएं हैं? तो ब्रेटन वुड्स संस्थाओं की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स यूएसए में हुई थी। इसका उद्देश्य था पोस्ट वॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्लोबल डेवलपमेंट। तो वो संस्थाएं कौन सी है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तो यहां पर सी आंसर। रिपब्लिक में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? मोनार्क मतलब सम्राट, जनता, विजयी पार्टी या मंत्री? तो रिपब्लिक गणराज्य में कोई भी राजा मतलब मोनार्क या वंशानुगत शासक नहीं होता है। अल्टीमेट पावर जनता के पास होती है। जनता द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स शासन करते हैं एंड प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो यहाँ पर पीपल, जनता, बी आंसर करेक्ट होगा। पूरी शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। यहाँ पर आगे बढ़ें। 20 सेकंड के अंदर जल्दी से मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। लास्ट टाइम के लिए एनटीपीसी का कंप्लीट पैकेज हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग तीनों की यहाँ पर आपको ई बुक मिल जाएगी इस पैकेज के अंदर। मैथ्स के टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर ई बुक मिल जाएगी विथ सॉल्यूशन के साथ में। ऐसे रीजनिंग की भी मिल जाएगी एंड जीएस के आपको यहाँ पर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए 1 लाइनर दिए गए हैं। तो 64 रुपीज़ का पैकेज है मात्र ये। आप ले सकते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें जाएंगे तो ये पैकेज आपको मिल जाएगा। इसमें डेली एक मॉक टेस्ट भी हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं जिससे कि आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए, बाल रामायण एवं कपूर मंजरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? भवभूति, चंद्रवरदाई, बाणभट्ट या राजशेखर? तो करेक्ट आंसर है इसका राजशेखर। राजशेखर 9वीं और 10वीं शताब्दी के संस्कृत और प्राकृत कवि नाटककार थे। उनकी कपूर मंजरी एकमात्र नाटक है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। बाल रामायण राम कथा का संक्षिप्त रूप है। राजशेखर राजा महिपाल के दरबारी कवि थे। यहाँ पर डी आंसर। कजरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक? तो कजरी फेस्टिवल एक फोक फेस्टिवल है, लोक पर्व है जो हरियाली अमावस्या के समय श्रावण मास में सेलिब्रेट किया जाता है। यह खेती बाड़ी, वर्षा और लोकगीतों से जुड़ा हुआ होता है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है और यह महिलाओं की इमोशनल एक्सप्रेशन और कल्चर आइडेंटिटी को दर्शाता है, सांस्कृतिक पहचान को। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84, 46, 47 या 86? तो लोकसभा इलेक्शन में कुल 543 सीट्स हैं। एसटी की कितनी है? अनुसूचित जनजाति की कितनी है? 47 है। एनएससी अनुसूचित जाति कितनी है? 84 है। और जनरल के लिए है 412। यह आरक्षण आर्टिकल 334 के अंतर्गत 25 जनवरी 2030 तक लागू हैं। तो यहाँ पर 47। ड्रिबल शब्द आमतौर पर किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, बेसबॉल, बास्केटबॉल या टेनिस? तो ड्रिबलिंग का अर्थ होता है गेंद को बार बार जमीन पर उछालते हुए आगे बढ़ना। ये आमतौर पर बास्केटबॉल खेल से संबंधित हैं। बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग का मतलब होता है खिलाड़ी एक बार में एक हाथ से गेंद को लगातार फर्श पर उछालकर चलते हुए गेंद को कंट्रोल करे। देखिए, ड्रिबल शब्द कभी कभी फुटबॉल और हॉकी में भी प्रयोग होता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उपयोग बास्केटबॉल में होता है, इसीलिए बास्केटबॉल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट लेते हैं। रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF किस स्थान पर स्थित है? पटियाला, पेरम्बूर मतलब चेन्नई, चितरंजन या बेंगलुरु? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना 1955 में पेरम्बूर में हुई थी। ये LHB कोचेस बनाने वाली प्रमुख फैक्ट्री है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोच मैन्युफैक्चरर में से एक भी हैं। तो पेरम्बूर, चेन्नई, बी आंसर। वर्ष 1815 में भारत का पहला महासर्वेक्षक कौन बना? जेम्स रेनेल, जॉर्ज एवरेस्ट, थॉमस एडमस या कॉलिन मैकेंजी?
तो कॉलिन मैकेंजी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इनको महासर्वेक्षक 1815 में नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पहले व्यापक भौगोलिक सर्वेक्षण की नींव रखी है। तो कॉलिन मैकेंजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान किस शहर के मेयर द्वारा दिया गया? पेरिस, बर्लिन, लिस्बन या रोम? तो अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन के मेयर द्वारा यह सम्मान सिटी हॉल में प्रदान किया गया। यह भारत पुर्तगाल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजबूत करने का प्रतीक भी है। तो लिस्बन सी आंसर। किस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कोहली, बनारसी दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड डी ऑप्शन है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो किस ऐतिहासिक मामले में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला? 1973। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की नींव रखी गई, मूल संरचना सिद्धांत की। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? धान, मक्का, चना या फिर ज्वार? तो चना एक रबी फसल है जिसे सर्दियों में उगाया जाता है, जबकि धान, मक्का, ज्वार ये सभी खरीफ की फसलें हैं जो कि मानसून में बोई जाती हैं। तो सी आंसर। किस गवर्नर जनरल ने पैरामाउंटसी नीति शुरू की थी? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड हेस्टिंग? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने 1813 से लेकर 1823 के दौरान पैरामाउंटसी नीति जो है वो शुरू की थी, जिसका उद्देश्य था भारतीय रियासतों को ब्रिटिश प्रधानता स्वीकार करना। तो पैरामाउंटसी नीति किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? लॉर्ड हेस्टिंग। डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किस रेलवे ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल की शुरुआत की थी? साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे या ईस्ट कोस्ट रेलवे? तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव का उद्देश्य स्थानीय नागरिकों और प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत सबसे पहले साउथ सेंट्रल रेलवे ने की थी, बाद में इसे पूरे देश में लागू किया गया। यह रेलवे स्टेशन को क्राफ्ट बाजार जैसा बना देता है, जहां यात्री सीधे उत्पाद खरीद सकते हैं। तो साउथ सेंट्रल रेलवे। कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? BC रमेश, मंजीत छिल्लर, सहानंद महादेव शेट्टी या भोलानाथ गोइन? तो सहानंद महादेव शेट्टी को 1972 में पहला अर्जुन पुरस्कार जो है वो दिया गया था कबड्डी में। उन्होंने इस खेल को राष्ट्रीय मान्यता, नेशनल रिकॉग्निशन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सी आंसर। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कब हुआ था पहली बार? 1926, 1930, 1920 या 1922? तो पहले कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ था 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में। तब इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। केवल 11 देशों ने ही इसमें भाग लिया था। अगला है, वे रक्त वाहिनियां जो CO2 युक्त रक्त को हृदय में वापस ले जाती हैं क्या कहलाती हैं? शिराएं, तंत्रिका कोशिकाएं, केशिकाएं या धमनियां? तो वेन्स, शिराएं जो होती है शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट तक वापस लाती हैं। इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है, फुसफुसीय शिरा, पल्मोनरी वेन। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाती हैं। धमनियों की बात करें तो ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। कैपिलरीज जो होती है ये गैस और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करती हैं। यहाँ पर शिराएं करेक्ट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहाँ पर लॉन्च किया गया? कोचीन, चेन्नई, गोवा या मुंबई? तो मुंबई में लॉन्च किया गया भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, भारत गौरव टर्मिनल के नाम से अप्रैल 2025 में से लॉन्च किया गया। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 10 लाख यात्री प्रति वर्ष, 550 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया। कहां पर लॉन्च हुआ है? मुंबई। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में GST परिषद के गठन का प्रावधान है? आर्टिकल 246A, 279A, 269A या 323A? तो GST काउंसिल का गठन आर्टिकल 279A के अंतर्गत किया गया है।
ये काउंसिल केंद्र और राज्य दोनों के टैक्स रिलेटेड डिसीजंस लेती हैं। ये 101वें संविधान संशोधन 2016 के तहत लाया गया है। यहाँ पर 279A। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? कैल्शियम, आयरन, जिंक या मैग्नीशियम? तो आयरन जो है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ज़रूरी है, जो कि रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। यह शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन से कथन इनमें से सही है? पहला है सिक्किम की सीमा नेपाल और भूटान से लगती है, पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन और म्यांमार से लगती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। सिक्किम नेपाल और भूटान से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, पंजाब पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, एंड अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन और म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है ग्रेलिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? पाचन हार्मोन, प्रेम हार्मोन, भूख हार्मोन या फिर तनाव हार्मोन? तो ग्रेलिन को हंगर हार्मोन, भूख हार्मोन भी कहा जाता है। यह स्टमक से निकलता है और ब्रेन को संकेत देता है कि भूख लगी है। मील से पहले इसका स्तर बढ़ता है और भोजन के बाद घटता है। तो हंगर हार्मोन। अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? पेप्सिन, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या पित्त रस बाइल जूस? तो बाइल जूस जो है ये लीवर से बनता है और गल ब्लैडर में संग्रहित होता है। ये भोजन को अल्कलाइन क्षारीय बनाता है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स को सही तरीके से काम करने में भी हेल्प करता है। तो बाइल जूस करेक्ट होगा। तो ये 40 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल सही करे होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने 1000 अगर वन लाइनर को ध्यान से पढ़ा होगा और जो भी मैंने क्वेश्चंस अभी यूट्यूब पे सॉल्व कराए मास्टर वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत, उन्होंने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना लिए होंगे। अब आपको करना ये है कि जो भी आपका स्कोर आया है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पता चलेगा इससे कि आपका स्कोर क्या चल रहा है, और अपने साथ ईमानदार रहिएगा। जो भी आपका फाइनल स्कोर है वही कमेंट करिएगा, जिससे आप नेक्स्ट टाइम अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सके। अपनी गलती को पहचानो, एनालिसिस करो कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, उसको रिवाइज करो, एंड ये चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में काम आएगी। आपके एग्ज़ाम के स्कोर को 25 से 30% बढ़ाएगी। एनटीपीसी को लेकर 20 वीडियो मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ यूट्यूब पर। बेटर होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखें। एनटीपीसी के लिए अगर जीएस को लेकर अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो जीएस का मैंने बहुत अच्छा सॉल्यूशन बना रखा है आपके लिए। देखिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने आपको जीएस के लिए फ्रेंड्स 10,000 वन लाइनर दे रखे हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और ऐसे क्वेश्चन भी है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने उसको आपके लिए प्लान कर रखा है। इसके अलावा जो हम ये 20 वीडियो मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी मैंने इसी पैकेज में, जो अपना 10,000 वन लाइनर वाला पैकेज है जीएस का, इसी में मॉक टेस्ट डाल दिए हैं। आप इसकी वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अलग से आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 जीएस के वन लाइनर वाला पैकेज ले लो। 29 रुपीज़ प्राइस है इसकी मात्र। प्रिंट आउट ले लेना, 30-40 रुपये में प्रिंट आउट निकल जाएगा आपका। अच्छे से रिवीजन करते रहो। कहाँ से लोगे आप ये? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, यहाँ से भी आप इस पैकेज को ले सकते हो। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स वाला एक फोल्डर है, जिसमें जाओगे तो कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें आपको मिल जाएगा। ऊपर ही ऊपर ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक कर कर इसको एनरोल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।